गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा मोटिवेशनल कोड क्या है कि ख्वाब बड़े सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं थका नहीं तो कैसे कह दूँ हार गया मैं। क्योंकि ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, वो कभी हार नहीं मानते। जब वो उनका कहना है कि जब मैं रुका नहीं और थका नहीं तो हार कैसे मान लूँ, जब मैंने सारी चुनौतियों को पार कर लिया तो हार कैसे माननी। तो बिल्कुल सही बात है कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। अब सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आपको उनका रिवीजन भी करना है। सबसे पहले हुआ था सेल, उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज कौन सा है? आज है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। अब सबसे पहले ये देखना है कि ये तंत्र होता क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या है। तो जिन ग्रंथियों में सबसे पहले नोट डाउन करेंगे कि जिन ग्रंथियों में हार्मोन निकलता है, ऐसी ग्रंथियाँ जो हार्मोन बनाती है तो वो क्या कहलाती है? एंडोक्राइन ग्रंथियाँ कहलाती है। और जहाँ पे ये पूरी प्रक्रिया होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, जहाँ पे वो सारी ग्रंथियाँ 9 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, वो पूरी प्रक्रिया करती है, पूरा प्रोसेस चलता है, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये जो होता है ये कितने प्रकार की होती है ग्रंथियाँ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्रंथियाँ। हमारा जो चैप्टर है वो एंडोक्राइन है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियाँ होती है, वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स ग्लैंड्स 3 प्रकार की होती है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसमें क्या बनता है, हमारा मेन टॉपिक तो ये है, लेकिन हमें पता इनके बारे में भी होना चाहिए। इन्हें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। जैसे कि आपको नाम से लग रहा है बहिर्स्रावी, आप सोचेंगे कि बाहर की तरफ, और अंतर्स्रावी यानी अंदर की तरफ। नहीं, दोनों होती अंदर ही है, ये भी अंदर ही होती है और ये भी अंदर ही होती है। लेकिन इन्हें बहिर्स्रावी क्यों बोला जाता है और इन्हें अंतर्स्रावी क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ होती है वो क्या करती है, एक एंजाइम्स बनाती है। ये एंडोक्राइन जो है ये हार्मोन्स बनाती है और ये एंजाइम्स बनाती है। तो एंजाइम्स कैसे बनता है, उसके लिए शरीर में, हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, एक स्पेशल नली होनी चाहिए, डक्ट होनी चाहिए एंजाइम्स को पूरे शरीर में सर्कुलेट करने के लिए होती है। ठीक है, तो उस नली में जो एंजाइम्स होते हैं उनका ब्लड के साथ संपर्क नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में एक स्पेशल नली होती है जिसके थ्रू एंजाइम्स बाहर निकलते हैं। कौन कौन से होते हैं एंजाइम्स? जैसे पसीना है, आंसू है, और क्या है, लार है, ये एंजाइम्स तो होते हैं। इनमें हमारे लार में कभी ब्लड आता है, कभी पसीने में ब्लड आता है, कभी आंखों से आंसू की जगह ब्लड आता है, नहीं आता। तो क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्लड के साथ उनका संपर्क नहीं होता। तो जो ग्लैंड्स जिनका ब्लड के साथ संपर्क नहीं होता वो किसके अंतर्गत आती है? एक्सोक्राइन के अंतर्गत आती है, यानी बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। और सबसे मेन बात क्या है कि ये जो ग्रंथियाँ है ये कभी अपना रास्ता नहीं बदलती, ये जहाँ से निकलती है वहीं से निकलेगी। अगर आंखों से आंसू आएंगे तो आंखों से आंसू ही आएंगे, कान से आंसू नहीं निकलेंगे। ठीक है, और जो मोम कान में जमता है वो कान में ही जमेगा, कान से ही निकलेगा, वो मुंह से नहीं निकलेगा। तो इनका सबसे मेन कार्य क्या है कि ये अपना रास्ता कभी चेंज नहीं करती। ठीक है, जैसे पसीना आता है, पसीने में के साथ कभी ब्लड आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसके लिए स्पेशल एक नली बनी हुई है, एक डक्ट बनी हुई है एंजाइम्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जैसे कभी कभी फिल्मों में होता है कि लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि लहू बन के आंसू बरस सकते हैं? ये सब खाली फिल्मों में होता है, दिखाने के लिए होता है, लड़कियों को रिझाने के लिए होता है ना। लेकिन आंसू तो हमेशा आंखों से आंसू निकलेंगे तो वो क्या निकलेंगे? लिक्विड फॉर्म में, पानी के फॉर्म में निकलेंगे ना। कभी ऐसा देखा है आप लोग कि आंखों से खून बह रहा हो? नहीं बहता ना। तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये हमेशा
अपने कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलती, जहाँ इनका कार्य होता है वहीं से निकलती है। जैसे पसीना है, पसीने के साथ कभी ब्लड नहीं निकल सकता। जैसे कानों में से मोम है, मोम के साथ कभी ब्लड नहीं निकल सकता। लार है, लार के साथ कभी ब्लड नहीं निकल सकता। तो ये बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, जहाँ पे ब्लड का संपर्क ना हो, एंजाइम्स के साथ ब्लड का संपर्क ना हो, तो वो कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ। और अब देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या कहलाती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या कहलाती है। ये किसका निर्माण करती है, ये तो एंजाइम्स का निर्माण करती है, ये हार्मोन का निर्माण करती है। और हार्मोन का तो ब्लड में मिलना निश्चित है, ठीक है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर प्रक्रिया करते हैं। हार्मोन्स जो बनते हैं वो पूरे ब्लड के साथ घूम के पूरे शरीर में सर्कुलेशन करते हैं, ठीक है। तो जो ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, जो हार्मोन्स निकालती है, हार्मोन्स का निर्माण करती है। बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती है, जो एंजाइम्स का निर्माण करती है। और मिश्रित ग्लैंड कौन सी होती है, जो दोनों का निर्माण करती है, यानी एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों बनाती है मिश्रित ग्लैंड। जैसे पेनक्रियाज पढ़ाया था ना मैंने आपको, पेनक्रियाज में क्या होता है कि पेनक्रियाज से जूस भी निकलता है, रस भी निकलता है, एंजाइम्स भी बनते हैं और हार्मोन्स भी बनते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है मिश्रित ग्लैंड का, पेनक्रियाज है। मैंने जब पेनक्रियाज पढ़ाया था तो उसमें था ना मिश्रित की, पेनक्रियाज एक मिश्रित ग्लैंड है, यानी मिक्स्ड ग्लैंड है, जो क्या करती है, जो सारी चीज़ों का निर्माण करती है, एंजाइम्स का भी, हार्मोन्स का भी और जूस का भी। तो इन तीनों के बारे में डिफरेंट पता चला कि क्या होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो एंजाइम्स का निर्माण करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जब हार्मोन निकलेंगे और ब्लड के साथ संपर्क करेंगे शरीर के अंदर ही, तो उसके लिए हमें अलग से स्पेशल नली की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक स्पेशल नली बनी होती है एंजाइम्स के लिए, जिससे उसमें ब्लड ना मिल सके, ठीक है। तो इसमें एंडोक्राइन में इस नई नली की आवश्यकता नहीं होती, इसमें होती है एक्सोक्राइन में। और मिक्स्ड ग्लैंड क्या करती है, मिक्स्ड ग्लैंड में हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों बनते हैं, दोनों निकलते हैं, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंडोक्राइन, ये जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ पे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे साथ नोट डाउन करते चलेंगे। सबसे पहली जो ग्लैंड होगी वो होगी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, यानी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इन्हें हम एक एक करके भी डिफाइन करेंगे कि ये कहाँ पे होती है और इनका कार्य क्या होता है। पहले आप नोट डाउन कीजिए कि जो ग्लैंड्स होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो 9 होती है, 9 प्रकार की होती है। उसमें से सबसे पहली कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कहाँ पे होती है, ब्रेन में होती है, ठीक है। सेकंड लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे जो फर्स्ट वाली है हाइपोथैलेमस, इसे हिंदी में भी हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है, ये भी ब्रेन में होती है। 3 ग्रंथियाँ होती है हमारे ब्रेन में, मेन जो 3 ग्रंथियाँ होती है वो, तीसरी क्या होगी, पीनियल बॉडी ग्लैंड, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, पीनियल काय ग्रंथि। तो ब्रेन में कितनी ग्रंथियाँ होती है, सबसे पहली जो 3 ग्लैंड होगी कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो कौन कौन सी होगी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल बॉडी ग्लैंड। यानी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनियल काय ग्रंथि, ये तीनों कहाँ पे होती है, ये हमारे ब्रेन में होती है, दिमाग में होती है, ठीक है। 3 ग्रंथियाँ तो ये हो गई, 3 ग्लैंड। अब फोर्थ कौन सी है, फोर्थ होती है थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्रंथि। ये कहाँ पे होती है, थायराइड मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये होती है गले में, ठीक है। उसके बाद पैराथायराइड ग्रंथि, ये भी गले में ही होती है। तो 2 ग्रंथि कहाँ पे हो गई, 3 हो गई ब्रेन में, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल। और थायराइड और पैराथायराइड कहाँ पे हो गई, ये गले में हो गई। कौन सा रीजन बोलते हैं इसे, थोरेसिक रीजन बोलते हैं, ठीक है। 5 हो गई। अब 6th नंबर पे कौन सी आई, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होती है, ये चेस्ट में होती है। 6th नंबर पे जो आई ग्लैंड वो कहाँ पे होती है, ये हमारी चेस्ट में होती है। एक एक को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, अभी खाली मैं आपको इतना बता रही हूँ कि कितनी ग्लैंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज मैंने बताया था ना कि ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है। तो ये कहाँ पे होती है, ये तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा, ये स्टोमक में होती है, आमाशय में होती है। एक होती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ये भी कहाँ पे होती है, ये भी स्टोमक में होती है, आमाशय में होती है। 8 हो गई। अब 9 नंबर पे क्या आता है, इन्हें बोलते हैं गोनाड्स। गोनाड्स यानी लैंगिक जनन ग्रंथियाँ। ये जो लैंगिक जनन ग्रंथियाँ होती है ये फीमेल में अलग होती है और मेल में
अलग होती है। फीमेल में क्या बोलते हैं, इन्हें डिंब ग्रंथियाँ बोलते हैं, और मेल में बोलते हैं वृषण यानी टेस्टिस। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ कि जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जो ग्रंथियाँ आती है वो कौन कौन सी होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड। एक्सोक्राइन क्या होती है, जो एंजाइम्स बनाती है। एंडोक्राइन क्या होती है, जो हार्मोन निकालती है, हार्मोन का निर्माण करती है। और मिक्स क्या होती है, जो दोनों का निर्माण करती है, दोनों निकालती है, हार्मोन्स भी और एंजाइम्स भी। अब ये कितने प्रकार की होती है, ये 9 प्रकार की होती है। कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन को अलग पढ़ेंगे, ये हमारा चैप्टर क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी है। तो इसमें फर्स्ट वाली क्या होगी, हाइपोथैलेमस होगी, सेकंड हो गई पिट्यूटरी, थर्ड हो गई पीनियल बॉडी। ये कहाँ पे होती है, तीनों ब्रेन में होती है। फिर आ जाती है थायराइड, पैराथायराइड, ये कहाँ पे होती है, गले में होती है, थोरेसिक रीजन में होती है। फिर होती है थाइमस, ये कहाँ पे होती है, चेस्ट में होती है। फिर पेनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड, ये होती है स्टोमक में। और फिर गोनाड्स या लैंगिक जनन ग्रंथि बोलते हैं इन्हें, ये मेल और फीमेल में अलग होती है। फीमेल में इन्हें डिंब ग्रंथि या ओवरीज बोलते हैं, और मेल में बोलते हैं वृषण या टेस्टिस। ठीक है, तो अब हम एक एक ग्रंथि को अलग से डिफाइन करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ब्रेन की सबसे पहले वाली ग्लैंड लेंगे, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आप इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर मैं आपको हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में बताती हूँ। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। अब ये हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये कहाँ पे होती है। ब्रेन में होती है तो मैंने बता दिया, लेकिन ब्रेन के कौन से भाग में होती है। ठीक है, अब एक बार ब्रेन को हम ब्रेन के चैप्टर में अच्छे से डिफाइन करेंगे, लेकिन हमें खाली कितना पढ़ना है यहाँ पे कि ये ब्रेन का जो कौन सा पार्ट होता है जिसमें ये होती है। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले वाला अग्रभाग, उसे क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। ये कौन सा होता है, अग्रभाग होता है, दिमाग का, मस्तिष्क का अग्रभाग। सेकंड क्या होता है, मिड ब्रेन, इसे बोलते हैं मध्य भाग। ठीक है, और थर्ड होता है पश्च भाग यानी पिछला भाग। ठीक है, अब कितने भाग हो गए, ब्रेन के 3 भाग हो गए। ठीक है, उसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन। लेकिन ये जो हाइपोथैलेमस है ये कहाँ पे होता है, ये हमारे फोर ब्रेन वाले हिस्से में होता है, यानी जो ब्रेन का अग्रभाग होता है, आगे वाला हिस्सा होता है, उसे फोर ब्रेन बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस उसमें होता है। अग्रभाग में कौन कौन से होते हैं, हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है और सेरिब्रम होता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले क्या होगा, इसमें थैलेमस होगा, थैलेमस नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, सेकंड क्या होगा, हाइपोथैलेमस, और थर्ड क्या होगा, सेरिब्रम को बोलते हैं प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो अब पता चला कि हाइपोथैलेमस कौन से ब्रेन के कौन से वाले भाग में होता है, ये होता है अग्रभाग में यानी फोर ब्रेन में। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें ये नहीं पढ़ना, हमें पढ़नी है ग्लैंड। और ग्लैंड में सबसे पहली ग्लैंड कौन सी पढ़नी है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। अब हमें ये देखना है कि हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि जैसे सुना क्या होगा, ज़्यादातर लड़के लड़कियां बोलते हैं दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो दिल कभी टूटता नहीं है, हार्ट कभी टूटता नहीं है। हार्ट का काम क्या होता है, खाली पंप करना, ब्लड को पंप करना और धड़कने का कार्य होता है हार्ट का। जब जो भी फीलिंग्स आती है हमारे अंदर, जो भी फीलिंग्स आती है, चाहे वो लव की हो, चाहे वो हेट की हो, चाहे नींद आना, खाना पीना, हंसना रोना, या हमारा डांस करने का मन कर रहा है डांस करना, भूख लगना, जितनी भी फीलिंग्स होगी वो किससे आएगी, वो हाइपोथैलेमस की वजह से आती है। तो सबसे मेन क्या कार्य क्या है
कि ये फीलिंग्स, इसका मुख्य कार्य क्या है? हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य है फीलिंग्स लाना। क्या है? फीलिंग्स लाना। ठीक है। और फीलिंग्स कौन कौन सी होती है? फीलिंग्स होती है जैसे गुस्सा आना, जैसे वो करना, क्या बोलते हैं, गुस्सा आना, नींद आना, फिर जैसे हम किसी से हमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या करते हैं, अट्रैक्टिव हो जाते हैं हम उसकी तरफ, तो उस पर क्या होता है, उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आता है। वो किसकी वजह से आता है? वो हार्ट की वजह से नहीं आता, वो आता है दिल की वजह से। किसी से हम बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस पर, तो वो किसकी वजह से आता है? हाइपोथैलेमस की वजह से आता है। किसी से और जितनी भी सारी फीलिंग्स होती है वो किसकी वजह से होती है? वो होती है हाइपोथैलेमस की वजह से। जैसे अगर हमें भूख लगती है तो हमें कौन फील कराता है? भूख लगने पे हमें हाइपोथैलेमस फील कराता है कि हमें भूख लगी है। जैसे हमें नींद आ रही है तो कौन फील कराएगा? हाइपोथैलेमस कराएगा। जैसे प्यास लगी है तभी भी यही कराएगा। इमोशंस, जितने भी इमोशंस होते हैं वो ये हाइपोथैलेमस ही फील कराता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी फीलिंग्स होती है वो सारी चीज़ें क्या कराता है? हाइपोथैलेमस फील कराता है। हमारा मूड अच्छा है, बुरा है, हमें गुस्सा आ रहा है, अभी हम अच्छे मूड में हैं, या बहुत अच्छा करने का मन कर रहा है, या सब कुछ तोड़ फोड़ करने का मन कर रहा है, तो वो किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। तो सबसे मेन है स्माइल आना। जैसे हमें स्माइल आती है, गुस्सा आता है, सब कुछ किसकी वजह से होता है? टोटल हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। तो अगर वो बोलेंगे ना कि अब दिल टूट गया, ये हो गया, तो आज के बाद नहीं बोलना दिल टूटेगा, हाइपोथैलेमस टूट गया। ठीक है, क्योंकि दिल कभी टूटता नहीं है। अगर दिल टूट गया तो फिर पंप की क्रिया बंद हो जाएगी और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये जितनी भी फीलिंग्स आती है वो किसकी वजह से आती है? हाइपोथैलेमस की वजह से आती है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस दो प्रकार से कार्य करता है। जब ये एज ए ब्रेन कार्य करता है तो फीलिंग्स आती है। ठीक है, जितनी भी मैंने बताई, अभी यहाँ पे इसे नोट डाउन कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार से कार्य करता है। दो तरह से करता है। एज ए ब्रेन करेगा, एज ए ब्रेन करेगा तो कौन कौन सी फीलिंग्स आएगी? फीलिंग्स आएगी स्माइल, ठीक है, और एंग्री होना, गुस्सा आना, ठीक है, भूख लगना, हंगर, प्यास लगना, जितनी भी फीलिंग्स होगी इसके अंदर आएगी जब ये एज ए ब्रेन कार्य करेगा हाइपोथैलेमस। सारी फीलिंग्स लिख लेते हैं इसमें, जिससे अगर क्वेश्चन आए कि जो जितनी भी फीलिंग्स होती है वो किसके द्वारा होती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होती है। ठीक है, इसे एक एक करके नोट डाउन कर लिए। इमोशंस जितने भी होते हैं, इमोशंस लव हेट दोनों कोई से भी होंगे, किसकी वजह से आएंगे? हाइपोथैलेमस की वजह से आएंगे। नींद ने आना, ठीक है, ये किसकी वजह से होगा? हाइपोथैलेमस की वजह से। ठीक है, और स्माइल, एंग्री, भूख लगना, सब कुछ जितना भी मूड फील कराता है, डांस करने का मन हो तो फील कराता है, हॉबी क्या क्या है ये भी हाइपोथैलेमस ही फील कराता है, गुस्सा आना, सारी चीज़ें क्या कराता है? तो हाइपोथैलेमस फील कराता है जब ये काम करता है एज ए ब्रेन। और जब ये काम करेगा एज ए ग्लैंड कार्य करेगा तो ये क्या करता है? अभी हमें क्या पढ़ना है? ग्लैंड। जब ये एज ए ब्रेन कार्य करेगा तो सारी फीलिंग्स इसी के द्वारा होगी। हार्ट के द्वारा कोई फीलिंग्स नहीं होती। हार्ट के द्वारा हम कुछ भी फील नहीं कर सकते कि मेरा दिल खुश हो गया, तुझे देख के मेरा दिल खुश हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दिल टूट गया, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कभी दिल टूटता ही नहीं है। और दिल का कार्य क्या होता है? खाली सिर्फ पंप करने का होता है, धड़कने का होता है। ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होती है। ठीक है, अब जब ये एज ए ग्लैंड कार्य करता है तो क्या करता है? जब ये एज ए ग्लैंड कार्य करता है तो ये एक हार्मोन का निर्माण करता है। ये एक हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? क्वेश्चन आता है कि जब हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन कार्य करता है तो कौन कौन सी फीलिंग्स, मतलब उसका कार्य क्या होता है? क्वेश्चन आता है कि जब ये एज ए ग्लैंड कार्य करता है तो क्या करता है? तो ये एक हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है?
ये एक हार्मोन बनाता है TRH। TRH को क्या बोलते हैं? थायरोट्रोपिन हार्मोन। ट्रोपिन में इसमें क्या होगा? TRH, ठीक है। थायरो से लिख देती हूँ मैं यहीं पे, थायरोट्रोपिन में T साइलेंट रहेगा, ट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है? जब ये एज ए ग्लैंड कार्य करेगा तो कौन सा हार्मोन बनाएगा? थायरोट्रोपिन हार्मोन। इस हार्मोन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? इस हार्मोन का हमारे शरीर में सबसे मुख्य कार्य होता है तापमान को नियंत्रण करना, यानी हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो इस हार्मोन का सबसे मुख्य कार्य क्या होगा? यहाँ पे नोट डाउन करके लिखेंगे। जब ये हाइपोथैलेमस एज ए ग्लैंड कार्य करता है तो ये क्या बनाता है? एक हार्मोन बनाता है TRH, थायरोट्रोपिन हार्मोन। और इसका कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में या मानव शरीर में लिख सकते हैं, क्या करना? ताप का नियंत्रण करना। ताप का नियंत्रण करना यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? ये करता है हार्मोन TRH, ठीक है। ट्रोपिन, थायरोट्रोपिन हार्मोन, यानी जब ये हार्मोन ज़्यादा निकलता है तो ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, हमें फीवर हो जाता है। जब ये हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो हमारे शरीर का तापमान गिर जाता है, हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो जब ये एज ए ग्लैंड कार्य करेगा हाइपोथैलेमस तो क्या करेगा? ये एक हार्मोन बनाएगा। कौन सा हार्मोन बनाएगा? क्वेश्चन आएगा। तो हार्मोन बनाएगा थायरोट्रोपिन हार्मोन। उसके बाद उसका कार्य क्या होगा? ये शरीर में तापमान को, टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसे कभी कभी क्या कहा जाता है? इस हार्मोन को क्या कहा जाता है? बॉडी का थर्मामीटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसे, क्योंकि इसका कार्य क्या होता है? और थर्मामीटर का कार्य क्या होता है? हमारे टेम्परेचर को नापने का कार्य होता है, और इसका कार्य होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य। तो इसे कभी कभी बॉडी का थर्मामीटर भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि TRH किसे बॉडी का थर्मामीटर बोला जाता है? तो हम लिखेंगे TRH को, थायरोट्रोपिन हार्मोन को क्या बोला जाता है? बॉडी का थर्मामीटर भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे नोट डाउन करके, इसे क्या बोला जाता है? शरीर का थर्मामीटर या बॉडी का थर्मामीटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो जब ये अब हाइपोथैलेमस का आपको पता चला कि इसके क्या क्या कार्य होते हैं। जब ये एज ए ब्रेन कार्य करेगा तो इसके अंदर सारी फीलिंग्स आएगी, सब जितने भी हम फील करते हैं, किसी के लिए नफ़रत की फीलिंग, किसी के लिए लव की फीलिंग, किसी के लिए इमोशंस, स्माइल, भूख लगना, नींद आना, प्यास, जितनी भी फीलिंग होती है, हमारा मूड कैसा है, अच्छा है, बुरा है, हमारा डांस करने का मन कर रहा है, हमारा हंसने का मन कर रहा है, रोने का मन कर रहा है, जितनी भी फीलिंग्स आएगी सब किसके अंदर आएगी? जब ये एज ए ब्रेन कार्य करेगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस। जब ये एज ए ग्लैंड कार्य करेगा तो ये क्या करता है? एक हार्मोन्स का निर्माण करता है, एक हार्मोन्स निकालता है TRH यानी थायरोट्रोपिन हार्मोन। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण करना, यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य होता है इसका। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बॉडी का थर्मामीटर कहते हैं। इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट से, छोड़कर फटाफट से, ठीक है। मैं साइड हो जाती हूँ। हो गया। अब एक बार ये वाली जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे देख लेते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसे क्या बोला। आपने सुना भी होगा क्वेश्चन कि मास्टर ग्लैंड किसे बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों? क्योंकि वो हमारी जितनी भी ये 7 ग्लैंड्स जो है इन्हें सिग्नल देने का कार्य करती है। इन्हें सिग्नल देने का कार्य मतलब, सिग्नल देना मतलब इन्हें ये बताने का कार्य करती है कि कौन सी ग्लैंड को कौन सा हार्मोन बनाना है, कितने टाइम में बनाना है। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन इसे तो बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। लेकिन जो ये किसे छोड़ के 7 को देती है? अब मैंने बोला ना कि 7 ग्रंथियों को, 7 ग्लैंड्स को ये सिग्नल देती है हाइपोथैलेमस को छोड़कर। लेकिन जो हाइपोथैलेमस है उसे बोला जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड। तो वो सुपर मास्टर ग्लैंड क्या करता है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सिग्नल देता है। तो जो मास्टर ग्लैंड है जब वो उसे भी सिग्नल देगा, उसे भी
बोलेगा, संदेश देगा इस चीज़ के लिए कि तुम्हें कितना हार्मोन बनाना है, किस वक्त बॉडी में कितना कार्य करना है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे सुपर मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो नोट डाउन करके लिखेंगे कि हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? सुपर मास्टर ग्लैंड। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सिग्नल देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी 7 ग्लैंड्स को सिग्नल देती है, लेकिन ये जो हाइपोथैलेमस है वो जो मास्टर ग्लैंड है उसे भी क्या करता है? सिग्नल देता है, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? सुपर मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ठीक है, सुपर मास्टर ग्लैंड। तो ध्यान रखेंगे, मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, और सुपर मास्टर ग्लैंड कौन सी है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है, और जब ये एज ए ब्रेन कार्य करता है तो किस तरह की फीलिंग्स होती है, और जब ये एज ए ग्लैंड कार्य करता है तो ये क्या बनाता है? TRH थायरोट्रोपिन हार्मोन बनाता है। एक बार मैं पूरा रिपीट कर देती हूँ जिससे आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये मैंने जो पढ़ाया है एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाया है, इसे क्या बोलते हैं? अंतरस्रावी तंत्र बोलते हैं। और इसके अंदर कौन सी ग्लैंड आती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम जो पढ़ रहे हैं वो 9 प्रकार की ग्रंथियां हैं। अब जो ग्रंथियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो 3 प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड। एक्सोक्राइन क्या करती है? एंजाइम्स बनाती है, एंडोक्राइन हार्मोन्स बनाती है, और जो मिश्रित ग्लैंड है वो क्या करती है? दोनों का निर्माण करती है, जैसे कि पैनक्रियाज। 3 पैनक्रियाज में सारी चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स भी, एंजाइम्स भी और जूस भी, रस भी। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के अंतर्गत कौन कौन सी ग्लैंड आती है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल और गोनाड्स। गोनाड्स कौन सी होती है? लैंगिक जनन ग्रंथियां होती है, फीमेल में अलग होती है, मेल में अलग होती है। 9 में से सबसे पहली ग्लैंड आज हमने पढ़ी है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये ब्रेन के कौन से वाले भाग में होती है? 4 ब्रेन में होती है, यानी आगे वाला जो ब्रेन का भाग होता है ये उसमें होती है। उसमें कौन कौन से भाग होते हैं? उसके जो अग्र वाला भाग होता है उसमें थैलेमस, कौन कौन सी ग्लैंड होती है? थैलेमस होती है, हाइपोथैलेमस होती है और सेरिब्रम होती है। अभी हमने इसमें से क्या पढ़ा? हाइपोथैलेमस को पढ़ा। ठीक है, इन सबको हम एक एक करके अलग अलग डिफाइन करते चलेंगे। ठीक है, फिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो हाइपोथैलेमस होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जब ये एज ए ब्रेन कार्य करता है तो इसके अंदर सारी फीलिंग्स आ जाएगी, और जब ये एज ए ग्लैंड कार्य करेगा तो ये क्या करता है? एक हार्मोन्स का निर्माण करता है जिसे बोलते हैं TRH थायरोट्रोपिन हार्मोन, जो हमारे शरीर में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जब ये हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो फीवर हो जाता है, शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। जब ये हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो हमें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इसे बॉडी का थर्मामीटर भी बोला जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे हाइपोथैलेमस। अब हमारी ग्लैंड क्या होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें क्या पढ़ेंगे? हम पीयूष ग्रंथि पढ़ेंगे। हम धीरे धीरे करके इन सारी ग्लैंड्स को डिफाइन करेंगे एक एक करके। ये हमें पता भी होना चाहिए कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पे स्थित होती है। तो हाइपोथैलेमस किसका भाग है? ब्रेन का भाग है। ब्रेन के कौन से वाले हिस्से का भाग है? अग्र भाग है, यानी 4 ब्रेन का भाग है। ठीक है, अब पता चला। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नई ग्लैंड के साथ शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, मुझे खुद बोल के अजीब लगने लगा कि अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।